प्रीवियस वीडियो में हमने एलआर सर्किट के टॉपिक को स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने ग्रोथ ऑफ करंट को पढ़ा था, जिसका ये रिजल्ट मिला था I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ठीक है, इसका ये मतलब था कि जब हम इस सर्किट में, ये हमारे पास एक सर्किट था जिसमें एक बैटरी कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक एल इंडक्टेंस की कोई कॉइल कनेक्टेड है, इसीलिए इसको एल आर या आर एल सर्किट कहते हैं। और हमने यहाँ पर एक 2 वे की लगाई है। ठीक है, तो जब हम इसको ए से कनेक्ट किया था, प्रीवियस वाले टॉपिक में ग्रोथ ऑफ करंट के लिए हमने इसको ए से कनेक्ट किया था, तो बैटरी जो है हमारी सर्किट से कनेक्टेड हो जाती है, बैटरी से करंट रेजिस्टेंस से होते हुए एल तक जाती है और धीरे धीरे हमारी करंट जो है वो 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज होती है। तो ये आया था ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला, जिससे हमने ये देखा था कि करंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू तक एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। ऐसा एक ग्राफ हमने इसके अंदर स्टडी किया था। ठीक है, जिस पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी आई नॉट, टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। इसको पढ़ने के लिए हमें इस बैटरी को ए से हटा करके बी पॉइंट से कनेक्ट करना होगा। हम इस बैटरी को क्या करेंगे, के को बी से कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा जो सर्किट है उसके अंदर इस बैटरी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा कनेक्टेड नहीं है, ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। हमारा सर्किट अब सिर्फ इतना सा बचा, इस सर्किट के अंदर सिर्फ आर है और सिर्फ एल है। तो जो हमारा एल है उसने पहले जो एनर्जी थी या जो उसको ये करंट मिल रही थी, उसने उसे अपनी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लिया। और जब इस बैटरी को हटा दिया जाएगा तो अब करंट इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो होने लगेगी। पहले हमारी करंट इस तरह से फ़्लो हो रही थी इस डायरेक्शन में और इसको चार्ज कर रही थी। ठीक है, अब इस एल से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक करंट क्या होने लगेगी, फ़्लो होने लगेगी। पहले करंट हमारी मैक्सिमम होगी क्योंकि इसके पास स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, हमारी करंट की वैल्यू भी कम होती जाएगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डीके ऑफ करंट। अब की बार हमारी जो करंट होगी वो मैक्सिमम वैल्यू से 0 तक लगातार कम होगी आर से होते हुए, और हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पलट जाएगी। अब इसके जब हम ये जो हमारा पहला वाला सर्किट था उसके अंदर जब व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट रीचेस मैक्सिमम, जब वैल्यू ऑफ करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि आई नॉट पर आ जाती है, तब हम क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट द बैटरी। हम बैटरी को क्या कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं एंड कनेक्ट के फ्रॉम बी। अब हम के को किससे कनेक्ट कर देते हैं, बी पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा ई जो हो जाता है, ईएमएफ इन द सर्किट, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में इस ईएमएफ की एक वैल्यू लिखी थी, हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई अपॉन डी टी। मैंने आपको ये समझाया था कि जो ईएमएफ है ये दोनों कंपोनेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन अब हमने बैटरी हटा दी तो इस ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमें मिलेगा आई आर प्लस एल डी आई अपॉन डी टी। अब हम क्या करेंगे, आई वाली टर्म्स को एक तरफ और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ। तो सबसे पहले हमें यहाँ से मिलेगा आई आर इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी आई को एज इट इज़ रखते हैं और यहाँ से जो ये आई है उसको डी आई के अपॉन में ले आते हैं। बची हुई सारी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये नेगेटिव वाला सिंबल यहाँ आ जाएगा माइनस आर, ये एल यहाँ मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा माइनस आर अपॉन एल, और ये जो डी टी यहाँ डिवाइड में था वो इस तरफ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब हमें कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल, ये कांस्टेंट है, और यहाँ मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग आई। ठीक है, और यहाँ पर माइनस आर अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसको हम नाम दे देते हैं बी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सी हम पहले दे चुके हैं इसलिए इस बार हमने इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट को बी नाम दिया है। अब हमें वही करना है जो हम हर बार करते हैं, इस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे।
हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इनिशियली क्या केस था। इनिशियली when t इज़ इक्वल टू 0, जब हमने इसको स्टार्ट किया था t बराबर 0 पर, तब हमारी जो करंट थी वो मैक्सिमम थी। हम क्या पढ़ रहे हैं, डीके ऑफ करंट, यानी करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से धीरे धीरे कम होगी। तो जब हमने शुरू किया था इस सर्किट को, तब हमारी करंट की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम। वो चीज़ हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे -R/L, जब हमारा t 0 था उस केस में हमारी I की जगह पर हमें क्या रखना है, I0। तो ये टर्म 0 हो जाएगी और हमें b की वैल्यू मिलेगी log बेस EI0 या फिर नेचुरल लॉग I0। ठीक है, अब हमें इस b की वैल्यू वापस से इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 को लिख लिया है और इस b की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी log I0, उसे भी लिख लिया। अब ये log I0 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, log I माइनस log I0 इज़ इक्वल टू -R/L इंटू टी। दोनों माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएगा, I/I0 इज़ इक्वल टू -R/L इंटू टी। फिर यहाँ हम करेंगे टेकिंग एंटी लॉग। अब हमें इस इक्वेशन का क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, I/I0 इज़ इक्वल टू e⁻ -R/L इंटू टी। अब यहाँ से ये जो I की वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी I0 e⁻ -R/L इंटू टी। ये मिल गई हमें इक्वेशन ऑफ डीके ऑफ करंट इन RL सर्किट। अब इस इक्वेशन को यूज़ करके हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और समझना है कि उस ग्राफ का नेचर कैसा आएगा। तो पहले जो हमारी इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, ग्रोथ ऑफ करंट I0 1 e⁻ R/L इंटू टी। और यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आई है वो I0 के साथ डायरेक्टली e⁻ RL/t। और इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर e की पावर में व्हेन t टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब हमारा t जो होगा वो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो ये पावर पूरी की पूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। और हमारी ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, टेंड्स टू 0। जब हमारा t टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो हमारी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू किसके पास जाती जाएगी, 0। फिर जब ये 0 इस I0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा I भी टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। यानी टाइम बढ़ाने पर धीरे धीरे हमारी करंट 0 के पास होती जाती है, यानी करंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। हमारी जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, चरघातांकीय रूप से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमारा जो डीके ऑफ करंट का ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व होगा, ये है हमारा आई एक्सिस, ये है हमारा टाइम एक्सिस, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी हमारी I0। यानी हमारा जो करंट होगा वो चरघातांकी रूप से या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है टाइम कांस्टेंट या फिर टाउ। अब इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी हम टाइम कांस्टेंट को निकालेंगे e की पावर को हमें 1 करना होता है, इस e की पावर को 1। तो यहाँ पर हम t की ऐसी क्या वैल्यू लगाएं कि वो इससे कैंसिल हो जाए और इसकी पावर 1 हो जाए। तो t की वैल्यू हमें साफ दिख रहा है, क्या लगानी चाहिए, L/R। तो जब हम t की वैल्यू L/R लगाएंगे तो I इज़ इक्वल टू I0 e⁻ R/L और L/R कैंसिल हो जाएगा। तो I इज़ इक्वल टू I0 e⁻−1, यानी कि I इज़ इक्वल टू I0/E। 1/E की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.37। तो यहाँ से हमें I इज़ इक्वल टू मिलेगा 0.37 I0। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, जब हमारी करंट की वैल्यू मैक्सिमम करंट का 37% रह जाती है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट remains 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू का 37% रह जाए, द टाइम इज़ कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट या फिर टाउ। तो इस सर्किट के लिए टाउ की वैल्यू कितनी होगी, टाउ की वैल्यू होगी L/R।
ठीक है, तो ये था हमारा LR सर्किट का पार्ट 2, जिसके अंदर हमने डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट को पढ़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड।